Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of microprocessor based systems. Here's the lab instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The objective of our today's experiment is to briefly understand the all interrupts used in 8086 microprocessor along with their program implementation. Equipment needed for the experimentation is EMU 8086 software installed on your personal computer. Now moving towards the theoretical background of this experiment. Firstly, we have to deal with understand the concept of interrupt in the microprocessor. हर प्रोसेस के लिए इंटरप्ट होता है. माउस हिलाते हैं तो इंटरप्ट होता है, कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट होता है. इंटरप्ट जो है वो बेसिकली एक कंडीशन है that makes up to microprocessor that will execute the ISR. Now what is ISR? ISR होता है interrupt service routine. Interrupt service routine एक प्रोग्राम है. जैसे जैसे इंटरप्ट होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है उसका एक प्रोग्राम प्री डिफाइंड होता है ISR के अंदर. वो ISR कहलाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन. इसकी एग्जीक्यूशन को बेसिकली हम इस लैब में देखेंगे. किसी इंस्ट्रक्शन को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूं, सही है, किस तरह एग्जीक्यूट होगी वो. सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने सेकेंड लैब में पढ़ा था. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम जो है इस लैब में उसको कंसीडर करेंगे. हमने पढ़ा था कि 4 टाइप्स के सेगमेंट होते हैं. सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट. जिस सेगमेंट के अंदर मैं जाती हूं उस सेगमेंट में मैंने किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या किसी स्पेसिफिक लाइन पर जाना है. एक स्पेसिफिक बेसिकली सेगमेंट के अंदर मैंने एक स्पेसिफिक लाइन पर अगर जाना है तो मैं ऑफसेट यूज करती हूँ. ऑफसेट इज द एड्रेस. ओके, सो इफ आई विल टॉक अबाउट द कोड सेगमेंट, तो कोड सेगमेंट के अंदर वैरायटी ऑफ कोड्स होते हैं और कोड सेगमेंट में आपने एक इंस्ट्रक्शन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाना है तो आप लोग इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज करते हो. Instruction pointer is the register that basically gives the information of the next instruction to be executed. जो next instruction आपके माइक्रोप्रोसेसर के अंदर with respect to code, प्रोग्राम कोड execute होनी है, उसकी information जो है, उसका एड्रेस जो है वो IP के पास होता है. ओके, सो सेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था कोड सेगमेंट होता है, उसमें वैरायटी ऑफ कोड्स लिखते हैं जो मुझे इंस्ट्रक्शन के साथ परफॉर्म करने होते हैं. हर कोड में जंप करवाने का काम करता है मेरा आईपी. ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को. ये कोड सेगमेंट का ऑफसेट है. ये कोड सेगमेंट से बाहर नहीं जंप कर सकता. डाटा सेगमेंट में आईपी के थ्रू नहीं जा सकती. ठीक है, हम कहते हैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद एक इंटरप्ट होता है. अब दरमियान में अगर कोई इंटरप्ट आता है तो उसको हैंडल नहीं किया जाता. इंटरप्ट है कोई भी डिवाइस अगर माइक्रोप्रोसेसर से अटेंशन चाहता है तो वो एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर स्टूडेंट की एग्जाम्पल की बात करती हूँ कि एक मैं पढ़ा रही हूँ लैब के अंदर, लेक्चर दे रही हूँ और एक स्टूडेंट जो है ड्यूरिंग लेक्चर मुझे कहता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने एक इंटरप्ट कॉज कर दी. ठीक है, मैं पढ़ा रही थी, उसने दरम्यान में मुझे टोक दिया, उसने इंटरप्ट कॉज कर दी.
अब उस इंटरप्ट के साथ मैं किस तरह से डील करती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इंटरप्ट जाता है कहाँ, इंटरप्ट जाता है आईएसआर में, आईएसआर को एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आता है, रिटर्न दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन पर नहीं आएगा, अगली पर जाएगा। तो आईएसआर प्रोग्राम बेसिकली क्या है, वो प्रोग्राम्स हैं जो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो एन इंटरप्ट इज अ हार्डवेयर इनिशिएटिव प्रोग्राम दैट इंटरप्ट्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी आप लोग माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके दरमियान में हर्डल जो है उसको आप कहोगे कि वो एक इंटरप्ट है। इट इज अ मेथड क्रिएटिंग अ टेम्परेरी हॉल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउज पेरिफेरल डिवाइसेस टू एक्सेस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। बेसिकली पेरिफेरल डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर की है उसके अंदर एक टेम्परेरीली एक हर्डल जो आती है उसको आप लोग कहते हो कि वो एक इंटरप्ट है, और माइक्रो प्रोसेसर ने उस इंटरप्ट को खत्म करने के लिए या फिर उसके साथ डील करने के लिए डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड करता है इंटरप्ट का विद आईएसआर। आईएसआर इज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन विच इंस्ट्रक्ट माइक्रो प्रोसेसर हाउ टू हैंडल द इंटरप्ट। ISR, a software program invoked by an interrupt request, ठीक है। रिक्वेस्ट आपके पास आती है, कोई इंटरप्ट आती है, अब उस इंटरप्ट को किस तरह से हैंडल करना है उसको डील करने के लिए आप लोग बनाते हो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको ISR कहते हैं, ठीक है। आपने किस तरह से रिक्वेस्ट को हैंडल करना है ISR के थ्रू, वो आप लोग जो है देखते हो कि एक इंटरप्ट आई है, ISR ने उसको देखा और उसको फॉरवर्ड कर दिया, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया सीपीयू पर, ठीक है। अब सीपीयू ने उसके थ्रू एक्टिव प्रोसेसिंग करनी है। अब प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, तो दोबारा से आईएसआर जो है वो रिज्यूम करेगा बाकी जो प्रोसेसर में प्रोसेसेस हो रहे थे उनको, ठीक है। इंटरप्ट आई, उससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट थी वो सीपीयू में भेजी आईएसआर ने, ठीक है। अब सीपीयू ने अपनी प्रोसेसिंग करनी है। जैसे ही आपका आईएसआर का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, सीपीयू दोबारा अपने प्रोसेसेस जो पहले से चला रहा था उनको रिज्यूम कर लेगा। अब माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर से बेसिकली अटेंशन चाहता है, ठीक है। वो एक तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ क्लास में और एक स्टूडेंट है जो कि मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने पहले मैम ये पढ़ाया था तो इसमें ये क्या मतलब मुझे इस टॉपिक से रेलेवेंट ये कंफ्यूजन है, तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, इंटरप्ट कॉज कर दी, ठीक है। उस स्टूडेंट ने क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं स्टूडेंट को फौरन आंसर करूं या फिर मैं उसे कहूं कि आप वेट करें, अभी मैं आपको बताती हूँ, मुझे टॉपिक जो है वो पढ़ाने दें पूरा, ठीक है। तो मैं उस इंटरप्ट को किस तरह से हैंडल करती हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलर केस इस तरह से ही माइक्रो प्रोसेसर का है कि माइक्रो प्रोसेसर में कोई इंटरप्ट आई, उसने उसके साथ किस तरह से डील किया, ठीक है। उस डिस्टर्बेंस के साथ उसने किस तरह से डील किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग माइक्रो प्रोसेसर की इंटरप्ट टाइप्स को डिफाइन करते हो। इंटरप्ट जाता है कहाँ, आईएसआर में जाता है, आईएसआर को एग्जीक्यूट करना होता है हमने, फिर आपका प्रोसेस दोबारा से आ जाता है, फिर क्या होता है आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगी, उसमें हर्डल आएगी, फिर वो आईएसआर बनेगा, आईएसआर प्रोग्राम जो है वो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हेल्प करेगा, फिर से पूरा प्रोसेस जो है सीपीयू का चलेगा। तो इस तरह से पूरा आपका सीपीयू जो है वो वर्क करता है। अब इंटरप्ट जो है आपके पास बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट जिनको लिखा नहीं जाता, जो बेसिकली आपके माइक्रो प्रोसेसर की पिंस पे एलोकेटेड होती हैं, उनको हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं, ठीक है। जबकि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं जो मैं अभी कर रही हूँ, मीन्स मैं सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रही हूँ या मैं अपने माइक्रो कंप्यूटर के साथ जो है उस पर पूरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये क्या है, मैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बना रही हूँ, ठीक है। मीन्स जिनको लिखा जाता है, जिनको इनका कोड लिखा जाता है, उनको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ओवर हीटिंग हो रही है मेरे कंप्यूटर के अंदर या मेरे लैपटॉप के अंदर, तो उस केस में क्या होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की पावर ऑफ हो जानी चाहिए। सो एक हार्डवेयर लाइन होगा वो पावर ऑफ करवा देगा, ठीक है।
तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो हम पढ़ रहे हैं उसके केस में आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट ये होगी कि आपके पास ओवर हीट हो रहा है आपका माइक्रो प्रोसेसर, आप उसकी पावर ऑफ करवा दो, तो एक हार्डवेयर इंटरप्ट है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास इंटरप्ट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट है जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के पिंस पर होती है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के रिटन फॉर्म में होती है, कोड की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो दो तरह की हो सकती हैं, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। वही चीज यहाँ पर गिवन है हार्डवेयर इंटरप्ट। Hardware interrupt is caused by any peripheral device by sending a signal through specified pin to the microprocessor। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर की कोई स्पेसिफाइड पिन है जिसपे कोई प्रॉब्लम आकर हुई है, वो आपका जो पूरा प्रॉब्लम आकर हुई है वो माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगी कि ये इस पिन पे मेरा ये मसला है, तो उसको आप क्या कहोगे, हार्डवेयर इंटरप्ट कहोगे। अब दो तरह की हार्डवेयर इंटरप्ट होती हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, नॉन मास्केबल इंटरप्ट और मास्केबल इंटरप्ट। अच्छा, हार्डवेयर इंटरप्ट में फिर आपके पास आ जाती हैं दो इंटरप्ट्स, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में जब जब आती है, माइक्रो प्रोसेसर को जब जब नॉन मास्केबल इंटरप्ट मिलती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसको रोक नहीं सकेगा। ठीक है, नॉन मास्केबल का मतलब ये है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इंटरप्ट होंगी। मीन्स आपके पास कोई काम आया है, आपने उसको इमीडिएटली करना है, आप उसको डिले नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसको फौरन करना है। ठीक है, आप उसको जब रोक नहीं सकते तो उसको कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। लेकिन अगर आपके पास एक कोई भी आती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट और आप उससे कहते हो कि अभी मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, आप माइक्रो प्रोसेसर से आप अभी ये काम करवा रहे हो, वो कंटिन्यू रखो और उसको क्या वेट करो, हम करते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसी इंटरप्ट जिनको आप डिले कर सकते हो उनको आप कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट वो होती हैं जिनको आप डिले कर सकते हो, जिनसे कह सकते हो कि अभी वेट करें, जबकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होती हैं जिनको आप डिले नहीं कर सकते, जिनको आपने इमीडिएटली परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उसके लिए अपना एड्रेस पता होता है, उससे पता होता है कि ये काम यहाँ होना है और मैंने यहाँ जाना है। ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है उनको पता है कि आपने कहाँ जाना है, उनको अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन पूरी पता है कि हर्डल यहाँ आकर हुई है, मुझे इसको इस तरह से सॉल्व करना है। जबकि जो मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है, उसको अपना एड्रेस पता नहीं होता, उसका एड्रेस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर डिफाइन करता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने मास्केबल इंटरप्ट का एड्रेस जो है वो डिफाइन करना है, जबकि नॉन मास्केबल इंटरप्ट का पहले से एड्रेस जो है उसको पता होता है। ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर देगा, नॉन मास्केबल इंटरप्ट को अपना एड्रेस पहले से पता होगा। अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट को अपना जो एड्रेस पहले से पता होता है, क्या उसको मुझे एक इंटरप्ट मिली है उसको माइक्रो प्रोसेसर ने किस तरह से हैंडल करना है, उसको एड्रेस जो पता होगा वो एड्रेस होता है वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो इंटरप्ट होती हैं वो होती हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर इंसर्टेड विद इन द प्रोग्राम, आप उसको माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम में लिखते हो इंटरप्ट्स कॉज करने के लिए। जैसे हम आज की लैब में इंटरप्ट्स जो हैं वो लिखेंगे और देखेंगे कि अगर हमने एक इंटरप्ट जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई है, EMU जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे आज की लैब से, उसके अंदर हम एक इंटरप्ट की लाइन लिखेंगे और देखेंगे कि उसने वो इंटरप्ट जो है वो किस तरह से कॉज किया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, int 21 लिखोगे, int सिंपल लिखोगे, int 10 लिखोगे, int 20 लिखोगे। मीन्स आप लोग वो इंटरप्ट्स जो आप किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के कोड में लिख रहे होते हो उनको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके अंदर आपके पास बेसिकली 2256 इंटरप्ट्स हैं, 0 से लेकर 255 तक इंटरप्ट्स हैं आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, How does interrupt handle? Interrupt is a signal sent to the microprocessor by an external device who needs service from microprocessor, जो कि माइक्रोप्रोसेसर से अटेंशन चाहता है। ठीक है, कोई ऐसा सिग्नल जो माइक्रोप्रोसेसर को बाहर से मिलता है और वो कहता है कि मुझे पहले डील करो माइक्रोप्रोसेसर,
ठीक है, अटेंशन चाहता है। अब इन रिस्पॉन्स माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको किस तरह से हैंडल करेगा, कोई भी इंटरप्ट आएगी माइक्रो प्रोसेसर के पास तो माइक्रो प्रोसेसर उसको हैंडल करने के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स बनाएगा। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स जो हैं वो सब रूटीन्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट होती हैं यूजर डिफाइंड से। इन सब रूटीन्स को आपने यूजर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डिफाइन करता है। ये जो है आपके पास यूजर डिफाइन नहीं होती, आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है डिफाइन कर रहा होता है यूजर इन सब रूटीन्स को। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली आपका जो सीपीयू जो है वो किस तरह से इंटरप्ट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है उनको आप आईएसआर कहते हो। ठीक है, आईएसआर वो चीज है, वो आपके पास सर्विस रूटीन्स हैं जो कि आपका सीपीयू जनरेट करता है इंटरप्ट्स के रिस्पॉन्स में, कि आपने किस तरह से इंटरप्ट को हैंडल करना है, तो आप लोग आईएसआर बनाओगे। अब जो सर्व इंटरप्ट सीपीयू एग्जीक्यूट करता है आईएसआर को, जो कि आपके पास प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स बने हुए हैं सीपीयू के अंदर कि अगर कोई इंटरप्ट अक्कर होती है तो आईएसआर का ये वाला प्रोग्राम जो है उसने एग्जीक्यूट हो जाना है। तो सर्व करने के लिए इंटरप्ट को सीपीयू जो है वो आईएसआर को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, बाय लोडिंग आईएसआर एड्रेस इन प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के अंदर जो है वो आईएसआर का एड्रेस पड़ा होगा, उससे इंफॉर्मेशन लेगा, वहां से एड्रेस लेके फिर आईएसआर को एग्जीक्यूट करेगा। समटाइम्स जो है वो एड्रेस जो होता है वो नोन होता है, जिसको आप वेक्टर इंटरप्ट्स कहते हो। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो है वो आईएसआर के एड्रेस जो है वो सीपीयू को नहीं पता होते, जिनको आप नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स कहते हो। इन सच केस सीपीयू हैज टू आस्क द आईएसपी एड्रेस। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो आपके पास एड्रेस जो है वो समटाइम्स गिवन होते हैं, जिनको आप वेक्टर इंटरप्ट्स कहते हो, समटाइम्स नहीं गिवन होती है, कुछ इंटरप्ट्स जिनके एड्रेसेस नहीं गिवन होते, तो उनके लिए आपका जो है आईएसआर का एड्रेस जो है वो नहीं गिवन होता, तो आप उन इंटरप्ट्स को कहते हो नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स। ठीक है, तो इन सच केसेस सीपीयू हैज टू आस्क द आईएसपी एड्रेस, आईएसआर एड्रेस टू एक्सटर्नल डिवाइसेस इटसेल्फ हु हैज जनरेटेड इंटरप्ट। मीन्स अगर आपके पास एक इंटरप्ट आ रही है, अब उसके साथ आईएसआर ने डील करना है। ठीक है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने डील करना है आपके पास जो इंटरप्ट आ रही है उसके साथ। अब हो सकता है आईएसआर के पास मतलब जिसने उस इंटरप्ट के साथ डील करना है उसको जो है उसका एड्रेस आपको पता हो, और हो सकता है कि एड्रेस पता ना हो सीपीयू को। अगर तो एड्रेस पता है आईएसआर का तो उसको कहेंगे वेक्टर इंटरप्ट। अगर जो इंटरप्ट आ रही है जिसके साथ आईएसआर ने डील करना है, आईएसआर का एड्रेस उस इंटरप्ट के लिए आपको नहीं पता, तो नॉन वेक्टर इंटरप्ट आप उसको कहोगे। उस केस के अंदर सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है वो आईएसआर का एड्रेस मांगेगा एक्सटर्नल डिवाइसेस से। वो इंटरप्ट को ही कहेगा कि अपना एड्रेस जो है वो खुद से जनरेट करो, मुझे आपके साथ क्या करना है, आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन आपके लिए किस तरह से क्रिएट करनी है, मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सीपीयू इंटरप्ट को कहेगा। तो इंटरप्ट जो है वो खुद से एड्रेस जो है वो जनरेट करके देगी आईएसआर का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इंटरप्ट आती है, तो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकर व्हेन इंटरप्ट गोज हाई। इंटरप्ट आपको मिल जाती है, आपके सीपीयू को कोई इंटरप्ट मिलती है, कोई इंटरप्ट उसके पास आती है, तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। 8086 जो है वो चेक करता है इंटरप्ट सिग्नल का स्टेटस। ठीक है, हर एग्जीक्यूशन जो होती है, हर इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही होती है, पूरी लाइन बाय लाइन पूरी आपके सेगमेंट्स के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब आपने पहली इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करी, दूसरी करी, अब तीसरी में आपके पास कोई इंटरप्ट अक्कर होती है, तो इंटरप्ट सिग्नल का जो स्टेटस है वो हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे इंटरप्ट सिग्नल का स्टेटस हाई हो जाता है तो आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट सिग्नल जो है वो हाई हो जाएगा। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो करंट इंस्ट्रक्शन जो है उसको चेक करेगा कि क्या आ रहा है, इस करंट इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई हर्डल आ रही है या नहीं। अगर तो हर्डल आती है तो वो जो है आप बताता है कि इंटरप्ट जो है इनेबल होना चाहती है, इसको मैंने डील करना है, तो वो इंटरप्ट को इनेबल कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही 8086 को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
कि जी इंटरप्ट आ गई है, वो क्या करेगा, वो एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा उसको स्टैक के अंदर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली स्टोर कर लेगा और हर्डल के साथ डील कर लेगा। जैसे ही हर्डल डील हो गई, फिर वो दोबारा से उस इंस्ट्रक्शन को निकालेगा और उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेगा। मीन्स आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन आई, मतलब 4-5 लाइन की एक इंस्ट्रक्शंस थी, 4 इंस्ट्रक्शंस थी। पहली इंस्ट्रक्शन आई, सीपीयू ने उसको डील किया, दूसरी आई उसको डील किया, तीसरी जैसे आती है ना, तो तीसरी इंस्ट्रक्शन के दरमियान में आपको हर्डल मिलती है। माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि एक इंटरप्ट आई है। अब माइक्रो प्रोसेसर को पता लगा है कि एक इंटरप्ट आई है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करना है, उस इंटरप्ट के साथ डील करना है। वो इंस्ट्रक्शन को रोकेगा और उस इंटरप्ट के साथ डील करेगा। अब रोकने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को भेज देगा स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर पुश करेगा उस इंस्ट्रक्शन को जो उसने नेक्स्ट कमिंग में परफॉर्म करवानी थी। थोड़ी देर के लिए स्टैक के अंदर उसको रख लिया और जो हर्डल थी उसको इंटरप्ट थी उसको डील किया। वो डील हो गई इंटरप्ट, उसके बाद वो दोबारा आएगा और पॉप करेगा स्टैक से उस इंस्ट्रक्शन को निकालेगा जो नेक्स्ट उसने परफॉर्म करनी थी, उसको परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से पूरी एग्जीक्यूशन जो है वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हो रही होती है। अब अगर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन गिवन है, वेक्टर एड्रेसेस गिवन है, जो भी इंटरप्ट अक्कर हो रही हैं उनके साथ किस तरह से डील करना है, जो भी इंटरप्ट आपके माइक्रो प्रोसेसर को मिल रही हैं, अगर तो उनके साथ डील करने के लिए जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं उनके एड्रेसेस आपको पता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन जिन्होंने उन इंटरप्ट्स के साथ डील करना है उनके एड्रेसेस क्या हैं, आपको पता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है अगर तो जो एड्रेसेस डिफाइन होंगे वो वेक्टर की फॉर्म में होंगे। अब जिस टेबल के अंदर वो एड्रेसेस गिवन होते हैं जिनके साथ आपने डील करना होता है, जिन इंटरप्ट्स के साथ आपने डील करना होता है, उनके लिए जो आप लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स बनाते हो उनके एड्रेसेस जो है वो जिन टेबल्स में गिवन होते हैं उनको कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट एसोसिएटेड अ लिस्ट ऑफ इंटरप्ट हैंडलर विद अ लिस्ट ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, CS और IP। CS क्या है, कोड सेगमेंट, और IP क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कोड सेगमेंट के अंदर कितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर की 256 इंटरप्ट्स हैं, तो यहाँ पर इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर आपके पास जो मिल रही होगी इंटरप्ट्स मीन्स जो एड्रेसेस होंगे आपके पास इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर, वो आपके होंगे 256। ठीक है, 256 होंगे। अब वो जो 256 एड्रेसेस हैं मीन्स इंटरप्ट्स हैं, उनके साथ डील करने के लिए आप क्या करोगे, एड्रेस बनाओगे। ठीक है, वो एड्रेस क्या होगा, मतलब वो होगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस। अब वो जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेगमेंट प्लस ऑफसेट। मीन्स सेगमेंट एक आपने चूज कर लिया, लेट सपोज आपने कोड सेगमेंट ले लिया। अब उस कोड सेगमेंट के अंदर आपने स्पेसिफिक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जाना है, तो उसका एड्रेस आप किससे लोगे, IP से लोगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से लोगे, वो भी गिवन होता है। अब आपके पास जो कोड सेगमेंट है वो 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, और जो आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है वो भी 2 बाइट्स का होता है। मींस आपके पास एक पूरा जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर एक पूरा जो सेट होता है वो 4 बाइट्स का होता है। अब एक सेट अगर 4 बाइट्स का है और आपके पास 256 इंटरप्ट्स हैं, तो क्या होगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। आपको इंटरप्ट वेक्टर टेबल को डील करने के लिए 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को डील करने के लिए आप 1 KB की मेमोरी चाहिए। ठीक है, आप 1 KB की मेमोरी के अंदर इंटरप्ट वेक्टर टेबल से रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रख रहे होते हो। Moving towards the EMU 8086 software, we will go to the start menu of our computer and find the 8086 microprocessor EMU 8086 in programs. Double click on the following icon on the desktop. तो इस तरह की हमारे पास एक विंडो अपेयर हो जाएगी, जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करेंगे आइकन पे। ठीक है, एक ब्लैंक विंडो होगी जिस पे आप लोग अपना कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको इमुलेट का एक आइकन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। In EMU 8086 programming, we have different kinds of interrupt. Interrupt is basically
the instruction that will stop the current program and allow microprocessor to access hardware to take input or give output. Simply आप क्या करते हैं, आप लोग EMU 8086 सॉफ्टवेयर का एक कोड लिखते हैं और उसमें आपने जो इंटरप्ट उससे करवानी होती है, जो काम उससे करवाना होता है अपने माइक्रोप्रोसेसर से, उसकी इंटरप्ट जो है वो कोड के अंदर लिख देते हैं। कुछ स्पेसिफिक इंटरप्ट हैं जिनको आपने सिमिलर इसी तरह से लिखना है और जस्ट वो इंटरप्ट जो है आप लोग परफॉर्म करवा लोगे माइक्रोप्रोसेसर से। फॉर एग्जांपल फॉर टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए आप लोग इन 21H लिखोगे और वीडियो ग्राफिक्स हैंडलिंग के लिए आप इन 20H लिखोगे। स्क्रीन पे अगर आपने कुछ इंटरप्ट कॉज करवानी है तो इन 10H कोड के अंदर लिखोगे। अगर आपने कीबोर्ड से इंटरप्ट दिलवानी है कोई मतलब आप चाहते हो एज एन इनपुट इंटरप्ट अगर हो तो इंट 16H लिखोगे। स्टोरेज की फॉर्म में कोई इंटरप्ट करवानी है तो इंट 13H लिखोगे। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है। जिस तरह से सी लैंग्वेज में आप लिखते हैं इंक्लूड, हैश, स्टूडियो, इस तरह से EMU 8086 सॉफ्टवेयर जो है इसका भी अपना एक सिंटेक्स है। आपने अपने प्रोग्राम को किस से स्टार्ट करना है, किस पे एंड करना है, ये डिफरेंट डायरेक्टरीज जो हैं वो बनी हुई हैं। सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को इस तरह से स्टार्ट करना है। आपने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है ORG 100H की एक लाइन लिख के, ठीक है। आपने कोई सा भी कोड कुछ भी करवाना है EMU 8086 सॉफ्टवेयर से तो आप लिखोगे ORG 100H। ORG 100H जो है वो एक कंपाइलर डायरेक्टिव है, ठीक है। ORG का मतलब है ओरिजिन। ओरिजिन मीन यहाँ से काम स्टार्ट करो। तो ये क्या है, ये कंपाइलर डायरेक्टिव है जो कि आपके कंपाइलर को बताती है कि किस तरह से कोई भी सोर्स कोड जो है जो मिल रहा है आपको, उसको आपने किस तरह से, कंपाइलर ने उसको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। तो एक कंपाइलर डायरेक्टिव है जो कि बताती है कंपाइलर को कि सोर्स जो मिल रहा है, सोर्स कोड जो मिल रहा है उसके साथ किस तरह से हैंडल करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्किंग विद वेरिएबल्स। हम लोग वेरिएबल्स के साथ जब भी डील कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आप एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है आपके कंपाइलर जो है उसको लोड करेगा 100H के अंदर ही, ठीक है। 100H का मतलब क्या है, 100H जो है वो एक हेक्सा 100 नंबर है। अगर मैं उसका बाइनरी निकालती हूँ तो मुझे मिलता है 256 बाइट्स, ठीक है। तो कंपाइलर ने आपका जो सोर्स कोड है उसको, उसका जो एड्रेस है वो 256 बाइट्स के अंदर ही होना चाहिए। ऑफसेट जो है वो 256 बाइट से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना जब भी EMU सॉफ्टवेयर पे कोड लिखोगे सबसे पहले कोड स्टार्ट करोगे ORG 100H से, ठीक है। ORG 100H से अपना कोड स्टार्ट करोगे। सॉफ्टवेयर के अंदर ORG का मतलब क्या है, ओरिजिन है, और 100H का मतलब क्या है, 256 बाइट्स। मीन्स आपने जो भी कोड लिखना है वो 256 बाइट्स के अंदर ही उसका ऑफसेट होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह की डायरेक्टिव है। लास्ट पे मतलब जो आप, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है EMU प्रोग्रामिंग के अंदर, वो ये है कि आपने अपने प्रोग्राम को एंड कैसे करना है। ORG 100H लिखा आपने माइक्रो प्रोसेसर को उस काम से हटा के आप अपने काम पर लेकर आए हो। जो माइक्रो प्रोसेसर पहले से परफॉर्म कर रहा था आपने उसको वहाँ से हटाया और अपने प्रोग्राम पर लाए हो। अब आप कहते हो कि आपने अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया, अब अपने प्रोग्राम को एंड करके माइक्रो प्रोसेसर को वहीं लेकर जाना है जहाँ वो पहले था। तो उसके लिए RET की डायरेक्टिव यूज करोगे। RET का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न की डायरेक्टिव, ठीक है। ये बेसिकली कंपाइलर को स्टॉप करती है। कंपाइलर से आपने अपना कोड रन करवाना था, वो करवा लिया, अब आपने कंपाइलर को स्टॉप करना है तो आप लोग RET लिखोगे, कंपाइलर जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब एक कमांड जो है आपके पास EMU सॉफ्टवेयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं मूव की कमांड, ठीक है। मूव की कमांड क्या करती है, एक जगह से अपना डेटा कॉपी करती है, उसको सेकेंड जगह पे प्लेस करती है। दो चीज़ें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपकोड। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पर आप फंक्शन परफॉर्म करते हो, जबकि ऑपकोड या ऑपरेशनल कोड
वो फंक्शन होता है जो परफॉर्म उन ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स के दरमियान में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, जिनको मैंने ऐड करवाना था, मीन्स मैंने ए प्लस बी करना है। अब ए प्लस बी में ए और बी जो है दोनों आपके पास ऑपरेंड्स हैं, और ए और बी को मैंने ऐड करना है, तो एडिशन जो है मेरे पास ऑपरेशनल कोड है। ठीक है, ए प्लस बी में ए और बी ऑपरेंड्स हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस जो है वो ऑप कोड है, ऑपरेशनल कोड है जिसको आपने परफॉर्म करवाना है। तो मूव की कमांड क्या करती है, अगर आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, तो सेकंड से डाटा उठा के फर्स्ट में पेस्ट करेगी। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। मूव AL, 13H। मूव की कमांड क्या करेगी, 13H जो हेक्सा की एक वैल्यू है उसको कॉपी करेगी AL के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे एक वैल्यू लिखी हुई है मूव AH 0। मूव की कमांड क्या करेगी, 0 को AH रजिस्टर के अंदर पेस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक लाइन है मूव AL, AH। दो रजिस्टर्स हैं AL और AH। ठीक है, हमने रजिस्टर्स पढ़े थे सेकेंड लैब के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है उसके आगे दो पोर्शंस में वो डिवाइडेड होता है, AH और AL। AH का मतलब है हायर सिग्निफिकेंट बिट्स और AL का मतलब है लोअर सिग्निफिकेंट बिट्स। अगर मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का है, तो 16 बिट्स जो हैं वो दो पोर्शंस में डिवाइडेड होंगी, AH और AL। H स्टैंड्स फॉर हायर बिट्स, L स्टैंड्स फॉर लोअर बिट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डेटा आता है जिसके अंदर 8 बिट्स हैं, तो वो डेटा सिर्फ AL के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास आंसर आता है जो कि 10 बिट्स पे है, तो आपका जो आंसर है वो AL में भी जाएगा और AH में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि AL की लिमिट 8 बिट्स है और AH की लिमिट भी 8 बिट्स है। लेकिन अगर आपका डेटा सिर्फ 8 बिट पे कंटेन कर रहा है तो आप AL में डालोगे, लेकिन अगर 8 बिट से एक्सीड कर रहा है तो उसको हायर सिग्निफिकेंट बिट्स पर लेकर जाओगे। ठीक है, तो दो पोर्शंस में एक्यूमुलेटर रजिस्टर डिवाइडेड होगा, AL और AH। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ लास्ट वाली एग्जांपल मूव AL, AH, इसमें दो ऑपरेंड्स हैं AL और AH। मूव की कमांड क्या करेगी, AH से डाटा कॉपी करके AL के अंदर लेके जाएगी। ये कमांड बेसिकली कॉपीज करती है डाटा को फर्स्ट ऑपरेंड से सेकंड ऑपरेंड में। ठीक है, मींस आपके पास जो AH रजिस्टर में डाटा होगा वो AL के अंदर पेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो मूव की कमांड यहाँ पे पढ़ी है उसमें मैंने लास्ट एग्जाम्पल किया मूव AL, AH। अब उसके अंदर हमने ये देखा है कि स्पेस होनी चाहिए ऑप कोड के दरमियान में। ठीक है, ऑप कोड क्या है, ऑपरेशनल कोड, मतलब मैंने मूव का फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो मैं उसके बाद मूव के बाद ना मैं एक स्पेस दूंगी। ठीक है, तो स्पेस आफ्टर ऑप कोड होनी चाहिए। फिर अगर मूव AL, AH है तो AL और AH दोनों रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से एक रजिस्टर जो है वो जनरल पर्पस होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, वन ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, और आपके जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो सेम साइज के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5 बिट का डेटा 4 बिट में मूव करो। मूव की कमांड अभी मैंने यूज की है ना, मूव AH, AL। तो अगर AL जो है लोअर बिट्स हैं तो ही वो AH में जा सकती हैं। अगर AL जो है वो ज्यादा बिट्स हैं तो वो तो मूव की कमांड को AH में कॉपी नहीं कर सकती। मूव की कमांड ने क्या करना है, AL से डाटा AH में कॉपी करना है। ठीक है, तो अगर AL में डाटा ज्यादा होगा तो AH के अंदर नहीं आ सकता। ऑपरेंड्स इसलिए कोशिश करें कि वो सेम साइज के हों, और दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान में आपने कॉमा लगाना है। अब अगर हम मूव करते हैं लैब परफॉर्मेंस की तरफ, तो वहाँ पर सबसे पहले जो कोड है वो ये है कि हम लोग किस तरह से EMU सॉफ्टवेयर पर की स्क्रीन पर अपना नाम टाइप करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने नाम लिया है एज एन एग्जांपल वो अली दिया है, क्योंकि एक शॉर्ट सा नेम है, तो मैं बेसिकली अली जो है वो एक स्ट्रिंग है।
ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं इसके अंदर, 3 नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। ए अली में ए जो है वो सबसे पहले फर्स्ट करेक्टर है, एल जो है वो सेकंड करेक्टर है और आई जो है वो थर्ड करेक्टर है। तो अगर मैंने स्ट्रिंग को टाइप करवाना है या अपने नेम को EMU सॉफ्टवेयर पर टाइप करवाना है तो वो मैं किस तरह से करवाऊंगी वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं EMU सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूंगी। ठीक है, जैसे मैंने EMU सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो वहां पे मैं लिखूंगी ORG100H। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि आपका जो कोड है वो किस ऑफसेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी ORG100H। उसके बाद मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। मूव की कमांड यूज करूंगी। मूव की कमांड क्या करेगी, मूव DL। DL क्या है, डेटा रजिस्टर। उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिख दी A। मूव की कमांड जो है वो A करैक्टर को डेटा रजिस्टर में कॉपी करेगी। ठीक है, मूव की कमांड A करैक्टर को आपके डेटा रजिस्टर के अंदर पेस्ट करेगी। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मूव AH, 2 यूज करोगे। जब भी आप लोगों ने EMU सॉफ्टवेयर की विंडोज पे आउटपुट लेनी है या उसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखनी है तो हमेशा आप जो लाइन लिखोगे वो होगी मूव AH, 2। ठीक है, तो आप लिखोगे मूव AH, 2। मूव की कमांड 2 वर्ड को AH में कॉपी कर देगी, जिसका मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर की है उसको अपनी स्क्रीन पे मुझे वो नजर आए। ठीक है, डेटा रजिस्टर के अंदर मैंने सबसे पहले क्या दे दिया, एक कैरेक्टर। उसके बाद मैंने मूव AH, 2 यूज किया, जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद ये था कि मैंने अपने EMU सॉफ्टवेयर से आउटपुट लेनी है। उसके बाद मैं लिखूंगी int 21H। int 21H जो है वो एक इंटरप्ट है। ठीक है, जो कि टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं टेक्स्ट के साथ काम कर रही हूँ तो इंटरप्ट 21H जो है वो लिखूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है L। मैं लूंगी मूव की कमांड, फिर से डेटा रजिस्टर के अंदर नेक्स्ट कैरेक्टर जो L है उसको स्टोर कर दूंगी मूव की कमांड को ही यूज करते हुए। फिर मैंने L को स्क्रीन पर आउटपुट की फॉर्म में देखना है तो मैं क्या लिखूंगी, मूव AH, 2। मूव AH, 2 क्या करेगा, L जो आपके पास अली में सेकंड कैरेक्टर है उसको आपकी स्क्रीन पर शो करेगा, उसके लिए यूज होगा। फिर मैं लिखूंगी int 21H अगेन, क्योंकि इंटरप्ट मैंने फिर दोबारा कॉज की अपने सेकंड अल्फाबेट के लिए। फिर मैं क्या दोबारा करूंगी, मूव डेटा रजिस्टर DL, I। लास्ट कैरेक्टर है उसको मैंने डेटा रजिस्टर में मूव करा दिया। फिर मूव AH, 2 की कमांड यूज करूंगी जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए है। फिर मैंने int 21H यूज किया है जो कि टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए इंटरप्ट है। अब मैंने अपने पूरे प्रोग्राम को रिटर्न करना है, खत्म करना है, तो मैं लिखूंगी RET। ठीक है, RET जो है वो अपने माइक्रो प्रोसेसर को मतलब कहती है कि प्रोग्राम जो है मेरा खत्म हो गया है। पूरा प्रोग्राम मैंने लिख लिया। उसके बाद ऊपर आपको नजर आ रहा होगा इमुलेट ग्रीन स्टार राइट ट्राइंगल। ठीक है, उस पर मैं क्लिक करूंगी। जैसे मैं क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेरी ये जो सेकंड विंडो है ये खुल जाएगी। उस पर अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, ए स्टेप बाय स्टेप आए, फिर L आए, फिर I आए, तो आप इस पे क्लिक करोगे सिंगल स्टेप सिंगल स्टेप सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में क्या होगा, एक एक लाइन जो है वो रन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो एक ही दफा में अली लिखा आ जाए और आपको एकदम से नजर आ जाए तो आप रन बटन पर क्लिक करोगे। रन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अली जो है वो पूरा आपको ब्लैक स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सो इस तरह से हम कोई भी नाम जो है वो EMU सॉफ्टवेयर पर की स्क्रीन पर टाइप करवा सकते हैं। सेकेंड जो हमने एग्जाम्पल करनी है वो है कि हम लोग किस तरह से 2 नंबर्स को ऐड करा सकते हैं EMU सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मैं कोड लिखती हूँ। सबसे पहले EMU सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगी, ORG100H लिखूंगी, फिर मैं मूव की कमांड यूज करूंगी, मूव AL, 2H। AL के अंदर एक वैल्यू है 2। ठीक है, मैंने उसको क्या किया है, 2 को मैंने मूव कराया है AL रजिस्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं यूज करूंगी मूव BL, 3H। 3 वैल्यू जो है उसको मैंने BL रजिस्टर बेस रजिस्टर के अंदर मूव करवाया है।
जैसे जैसे मैं वैल्यू लिखती जाऊंगी 2 और 3, मतलब मैंने मूव की कमांड यूज करते हुए 2 वैल्यू को AL में मूव कराया, तो आउटपुट पे मुझे जो है AX रजिस्टर के अंदर 2 लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे ही मैं 3 मूव कराऊंगी तो सिंगल स्टेप करने से मुझे BL में 3 वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी। फिर मैं ऐड की कमांड यूज करूंगी जो कि मेरा ऑपरेशनल कोड है, और लिखूंगी AL, BL। ऐड की कमांड क्या करेगी, जो BL के अंदर 3 वैल्यू पड़ी हुई है उसको AL के अंदर मौजूद 2 के साथ ऐड कर देगी। BL के अंदर 3 पड़ा हुआ था, AL के अंदर 2 पड़ा हुआ था। ऐड की कमांड ने 3 को 2 से ऐड कर दिया। ओवरऑल जो आंसर 5 है वो आपके पास आएगा AX रजिस्टर के अंदर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर या फिर AL रजिस्टर के अंदर। ऐड की कमांड ने BL से वैल्यू उठा के AL के अंदर मौजूद 2 के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद आपने RET यूज किया, रिटर्न कोड लिख लिया। आप लोग इमुलेट जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने सिंगल स्टेप करना है तो सिंगल स्टेप पे क्लिक करोगे और AX के अंदर अगर सिंगल स्टेप करते हो तो पहले ORG रन होगा, फिर मूव AL, 2H होगा। ठीक है, AL, 2H का मतलब ये है कि जैसे आपने सिंगल स्टेप किया AH में अंदर आपको 2 लिखा हुआ नजर आएगा। फिर आपने सिंगल स्टेप किया BL के अंदर 3 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। फिर आपने अगर सिंगल स्टेप किया तो आपको AL के अंदर 2 + 3 टोटल 5 लिखा हुआ नजर आएगा। वो हो गया। उसके बाद रिटर्न पर जाएगा, प्रोग्राम आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा एक प्रोग्राम एक दफा रन करना चाहते हो तो रन पे क्लिक करोगे तो AX रजिस्टर के अंदर आपको 5 जो है वो ओवरऑल आंसर जो है लिखा हुआ नजर आएगा। इस तरह से आप कोई से 2 नंबर्स को EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर रन करवा सकते हो, ऐड कर सकते हो। थर्ड प्रोग्राम जो हमारे पास है वो है कि आपने किस तरह से इनपुट डाटा लेना है EMU सॉफ्टवेयर पे। अगेन आप EMU सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, ORG 100H लिखोगे, देन लिखोगे मूव AH, 01H। आपको मैंने फर्स्ट कोड के अंदर बताया है कि जब भी आपने EMU सॉफ्टवेयर में स्क्रीन पर आउटपुट देखनी होती है तो आप लिखते हो मूव AH, 2H। लेकिन अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर EMU 8086 सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट देनी होती है तो लिखते हो मूव AH, 01H। ठीक है, 01H लिखोगे। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मुझे ना स्क्रीन पे कीबोर्ड से मैं इनपुट दूँ, तो वो किस तरह से मैं प्रोग्राम करूँगी, इस तरह से करूँगी कि मैं लिखूँगी सबसे पहले ORG 100H मूव AH, 01H। मूव AH, 01H का मतलब यह है कि मैंने कीबोर्ड से खुद इनपुट लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी int 21H जो कि टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए एक इंटरप्ट है, और RET कर दूंगी। फिर इमुलेट पे क्लिक करूंगी। जिससे ही मेरा जो आएगा रन बटन पे मैं क्लिक करूंगी सिंगल स्टेप को यूज करते हुए, जैसे ही मेरा मूव AH पे आएगा कर्सर तो ऊपर लिखा आएगा मतलब आपका जो प्रोसेसर है या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहेगा इनपुट दो, तो आप कुछ भी लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखोगे कीबोर्ड से तो ब्लैक स्क्रीन पे आपको 1 लिखा हुआ नजर आएगा। मीन्स इस मेथड के थ्रू मूव AH, 01H की कमांड को यूज करते हुए आप लोग EMU सॉफ्टवेयर की ब्लैक स्क्रीन पर कुछ भी लिखवा सकते हो, कुछ भी टाइप करवा सकते हो, कोई भी इनपुट जो है वो ले सकते हो। Finally, the conclusion is here. In this lab, we have learned about the interrupts in 8086 microprocessor, and we have also implemented the programs of interrupts using EMU 8086. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.